अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में स्टडी किया है। इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे जो हमारी बुक में मौजूद हैं, और इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के एक टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। ये स्टेप्स आपने नोट कर लेने हैं। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है ये लाजमी नोट करें, और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास न्यूमेरिकल जो पूछा गया है, एग्जांपल पूछी गई है, उसमें जो डाटा दिया गया है वहाँ से आपने किस तरह स्टार्ट लेना है। बहुत आसान है, जस्ट आपने स्टेप्स को नोट कर लेना है। देखिए, स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसमें ना सबसे पहला हमारा स्टेप होता है परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना। इसके बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर मैं बना चुका हूँ। परसेंटेज कंपोजिशन हम मालूम करते हैं इस मकसद के लिए एक्सपेरिमेंटली, कंबस्शन एनालिसिस से भी डाटा हमें दिया जा सकता है। तो ये परसेंटेज मालूम करने के हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं उससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी हम मज़ीद यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है कि ग्राम एटम्स मालूम करना। ग्राम एटम्स को हम मोल्स भी कहते हैं। हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मोल्स कैसे मालूम किए जाते हैं, मोल और पार्टिकल से रिलेटेड कैलकुलेशंस, ठीक है ना। हमारे चैप्टर के सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स एंट्री टेस्ट के हवाले से भी इंतहाई अहम, इस पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, ठीक है। मोल का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ग्राम एटम्स मालूम करने का मेथड क्या होता है, या मोल्स मालूम करने का मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं जी, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और ओवर क्या करते हैं जी, हम एटॉमिक मैस या मोलर मैस ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ एटॉमिक मैस ही लिख देता हूँ, उसी एटम का एटॉमिक मैस लिखते हैं। यहाँ पे डिवीजन और हमारे पास मोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई वही करना है जहाँ पे परसेंटेज का जिक्र है, ठीक है। थ्योरेटिकल परसेंटेज हो गई, एक्सपेरिमेंटल हो गई, उसमें करना है, यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन से हम मूव कर जाते हैं किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में, ग्राम एटम्स मालूम कर लेते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है जी एटॉमिक रेशो, ठीक है। एटॉमिक रेशो कैसे मालूम करते हैं, ये हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, साथ ही क्लियर हो जाएगा। और एटॉमिक रेशो ही जो होती है उसी से हमें मोस्टली मिल जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। अगर नहीं मिलता तो उस एटॉमिक रेशो को हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि स्टेप नंबर 4 में कैन बी मॉडिफाई, अगर ज़रूरत होगी तो मॉडिफाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और इसी से हमें मिल जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला से आगे अगर मूव करना है तो स्टेप नंबर 5 में हमें चाहिए एन की वैल्यू। एन कैलकुलेट करते हैं स्टेप नंबर 5 में हम, और फिर क्या करते हैं जी, स्टेप नंबर 6 हमारे पास है जिसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास होता है एन मल्टीप्लाइड विद एम्पिरिकल फार्मूला, या एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड विद एम, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंच जाते हैं। एन मालूम करने का मेथड मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, इधर भी लिख देता हूँ। एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एन आ जाता है। जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा ना उसी से एम्पिरिकल फार्मूला मैस भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस किसी और एक्सपेरिमेंटल मेथड से मालूम करेंगे, वो यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन हमें तो एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस दिया गया होगा, जस्ट आपने उसको यूज़ करना है। यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मैस ये एन आ जाएगा, एन से एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला में मूव कर जाएंगे, ठीक है। और ये स्टेप्स जो हैं आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं जी, परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं, इसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। इसके बाद ग्राम एटम्स मालूम करते हैं। टू गेट दिस डिवाइड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड या मैस ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मैस ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो उस एलिमेंट के आपके पास ग्राम एटम्स मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, एटॉमिक रेशो। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मेथड बताया हुआ है। टू गेट दिस डिवाइड ऑल द नंबर ऑफ मोल्स विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स,
सैम्पल्स। यानी क्या करेंगे, आपके पास उस कंपाउंड में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके सैम्पल्स लिख लेंगे, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन रेशो, नाइट्रोजन, जितने भी हैं उनको लिख लेंगे। उन एटम्स के जो मोल्स हैं वो उनके नीचे लिख लेंगे और उनमें से सबसे जो छोटी वैल्यू होगी उसको पकड़ेंगे और सभी को उसके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो आपके पास नीचे आंसर्स आएंगे वो एटॉमिक रेशो होगी। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो एटॉमिक रेशो जो होगी वो अगर तो होल नंबर में है तो ठीक है, अगर होल नंबर में नहीं है तो किसी स्मॉलेस्ट डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करके आप उसको मॉडिफाई कर लेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे और वो आपको एम्पिरिकल फार्मूला वहाँ से हासिल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स भी एग्जांपल में दिया हुआ है तो आप उसको पुट करेंगे, यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स कैलकुलेट करके इधर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, n आएगा, n को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में मूव कर जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 का डाटा आप देख सकते हैं। उसमें क्या किया जी, उसने कहा जी हमारे पास कंपाउंड है एस्कॉर्बिक एसिड और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज उसने बता दी है। क्या कहता है जी, एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। अब देखें एम्पिरिकल फार्मूला के लिए स्टेप्स क्या हैं जी हमारे पास, परसेंटेज कंपोजिशन, मोल्स, एटॉमिक रेशो शुड बी इन होल नंबर। ठीक है, अगर होल नंबर में है तो ठीक है, अदरवाइज स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में चले जाएंगे हम। और उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपल। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं हमारे पास और हम एम्पिरिकल फार्मूला तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है तो इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे। और एग्जांपल नंबर 3 में आपके पास जो डाटा है उसमें उसने परसेंटेज कंपोजिशन तो दे दी है, पहला काम तो उसने कर दिया है। तो बाकी काम हमने क्या करना है, मोल मालूम करना है, एटॉमिक रेशो मालूम करनी है, उसको होल नंबर बनाना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो देन एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो सिंपली इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका डाटा आप देख सकते हैं, मैं इसको लिखता हूँ, अभी आपके सामने सॉल्व करता हूँ। इसकी सीक्वेंस क्या होगी ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके साथ जो चीज़ें लिखी होनी चाहिए ना, बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी बुक के मुताबिक मैं आपको बता दूंगा, वो आपने नोट कर लेना है, उसी सीक्वेंस में चल। ये एग्जाम्पल नंबर 3 का डाटा मैंने लिख दिया है। उसने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें बता दी है और हमसे पूछा है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने मालूम कर, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन, वो हमारे पास ऑलरेडी है। दूसरा स्टेप होता है ग्राम एटम्स। ठीक है, ग्राम एटम्स या मोल्स। तो यहाँ पे ना जैसे इस एग्जांपल में सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आप इसको सॉल्व करेंगे। यानी आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ये कंप्लीट लिखना है, इसको स्किप नहीं करना। तो इसके लिए क्या होगा, आपके पास कार्बन की परसेंटेज ओवर कार्बन का मोलर मैस कितना होता है जी, कार्बन का मोलर मैस या एटॉमिक मैस होता है 12, मल्टीप्लाई विद 100 नहीं करेंगे, कार्बन के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ग्राम एटम्स आ जाएंगे। इसी तरह हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के आपके पास इसी तरह ग्राम एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, बुक में भी कैलकुलेट किए हुए हैं। और कोई भी आपके पास एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल आता है तो सीक्वेंस ये है, सबसे पहले गिवन डाटा इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे। अब अगर उसमें परसेंटेज पूछी हुई है तो परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करना है, आपने जो एग्जांपल नंबर 1 में सीक्वेंस है वो लिखनी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, ऊपर मैस और नीचे कंपाउंड का मैस लिख के मल्टीप्लाई विद 100। तो इस सीक्वेंस में आप सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद अगर दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर रहे हैं, तो जिस मेथड में हमारे पास लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 3 में, तो उस मेथड में आप इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू दिस ओवर दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जो भी आएगा आंसर लिख देंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसको सी भी नहीं लिखना आपने, पूरा इसको कंप्लीट कार्बन लिखें बेस्ट एक्सप्रेशन के लिए इस फॉर्मेट में। ठीक है ना, क्योंकि एक ही तो आपने सॉल्व करनी है पेपर में, तो उसको नीट करके स्टेप वाइज जो है अलग-अलग चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मोल्स सबके आ जाएंगे। ठीक है, जब सबके मोल्स आ जाएंगे तो उसके बाद आपने मूव करना है, आपने लिखना है जी, हेडिंग देनी है ऊपर एटॉमिक रेशो। ठीक है, एटॉमिक रेशो के लिए जो फॉर्मेट यूज़ करना है ना, वो हमारा इस एग्जांपल 3 वाला नहीं, एग्जांपल नंबर 5 वाला फॉर्मेट आप यूज़ करें। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 5 में जो फॉर्मेट है वो क्या है जी, उसके मुताबिक आप लिखेंगे ऊपर कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन के मोल्स लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स लिखेंगे। तो इनके जो मोल्स आ रहे हैं ना, उनका डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कार्बन के हमारे पास इतने मोल्स आए कैलकुलेट करने से, हाइड्रोजन के इतने आए और ऑक्सीजन के इतने आए, ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिए हैं। अब क्या करना है, एटॉमिक रेशो, तो इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन और इनके मोल्स इनके नीचे इसी सीक्वेंस के साथ। अब क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एटॉमिक रेशो कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द एटम्स बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये है, ये है या ये है, दिस वन इज स्मॉलेस्ट 3.406। तो 3.406 के साथ हमने क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है। और एटॉमिक रेशो के लिए आप जो फॉर्मेट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एग्जांपल नंबर 5 का। ये एग्जांपल नंबर 5 का फॉर्मेट है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मिस्टेक के चांसेस आपके लिए मिनिमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे तो एग्जांपल नंबर 3 वाला मेथड इसी फॉर्मेट में आप लिख के भी कर सकते हैं। इधर एक साइड पे उन्होंने लिख दिया कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन और आगे सॉल्व कर दिया, इस ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे ये हमारे पास 1 के बिल्कुल करीब आना है आंसर, तो इसको मैं 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ करके। ये हमारे पास आंसर आता है 1.33 यहाँ, और ये आंसर तो एग्जैक्ट 1 नहीं आता है। अब ये एटॉमिक रेशो है, दिस वन इज़ एटॉमिक रेशो, ये होल नंबर में नहीं है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी एटॉमिक रेशो कैन बी मॉडिफाइड इफ़ इट इज़ नॉट इन होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट डिजिट अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, ये 2.66 हो जाएगा। 2.66 को हम 3 तो नहीं लिख सकते, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 3.99, 3.99 को हम 4 लिख सकते हैं। तो अब इसके नीचे आप लिखेंगे द एटॉमिक रेशो इज़ नॉट इन होल नंबर सो मल्टीप्लाई विद 3 टू गेट द होल नंबर। लिखने के बाद आप इसी एटॉमिक रेशो को लिखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये 3.99 यानी कि 4 और ये 3। तो हमारे पास यहाँ से क्या बना, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया हमारे पास। हेडिंग दे के आप लिख देंगे एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू, यही पूछा गया है, C3H4O3, ये एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल नंबर 3 इस फॉर्मेट में सॉल्व करनी। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है जो कंबस्शन एनालिसिस से रिलेटेड है। कंबस्शन एनालिसिस की मदद से कैसे हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है पहले एक लेक्चर में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और परसेंटेज कंपोजिशन जब आ गई तो स्टेप्स वही हैं कि क्या करना है, हमने ग्राम एटम्स, एटॉमिक रेशो एंड मॉडिफाई करना पड़ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, और देन एम्पिरिकल फार्मूला, देन मॉलिक्यूलर तक भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो डाटा है एग्जाम्पल नंबर 4 में, वो आप देख सकते हैं कि इसमें डाटा जो दिया गया है वो CO2 और H2 की अमाउंट दी हुई है और कंपाउंड की अमाउंट दी हुई। इससे परसेंटेज कैसे मालूम करनी है ये हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको क्लियर कर लें। और इस तरह की एक ही एग्जांपल है, इसको बॉक्स में सॉल्व किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो आपने बॉक्स में सॉल्व नहीं करना। परसेंटेज के लिए जो फॉर्मेट यूज़ करना है वो एग्जांपल नंबर 1 वाला, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो फार्मूलाज कंबस्शन एनालिसिस के आपको पता है, उनको लगाते हुए आप सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद ग्राम एटम्स या मोल्स के लिए जो फॉर्मेट है वो एग्जांपल नंबर 3 वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक रेशो है, तो वो उसी तरह से एग्जांपल नंबर 5 अभी हमने देखनी है, उसका फॉर्मेट यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। एटॉमिक रेशो ये इसमें होल नंबर में ही आ रही है, आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है, तो एग्जांपल नंबर 4 आपने कवर करनी है। इसकी सीक्वेंस मैंने बता दी कि कौन कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, और इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं है अब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें और स्टेप्स को माइंड में रखें, बुक को क्लोज़ करें, कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेशंस करें और एंड तक आंसर तक पहुँचें, ठीक है। बाद में टैली करें कि क्या मिस्टेक आई है, क्या मसला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में, नो इशू। एग्जांपल नंबर 4 हो गई, इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास, और ये एग्जांपल नंबर 5 का डाटा भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी परसेंटेज हमें दे दी गई है और पूछा क्या गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला।
एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है मॉलिक्यूलर मास, बाकी सारा कुछ यही है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप इस परसेंटेज से नंबर ऑफ मोल्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एटॉमिक रेशो, ये वाला फॉर्मेट एग्जांपल नंबर 5 का ही है जो आपने यूज़ करना है, बाकी के लिए भी यही यूज़ करना है, ये आसान है, इसमें मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। तो एटॉमिक रेशो सॉल्व करेंगे, उसे होल नंबर में ही आ रहा है, ठीक है, सोल्यूशन आप देख सकते हैं। और तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। उस एम्पिरिकल फार्मूला से हमने क्या किया, एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो वो एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास यहाँ पे लगेगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 110.15 उसने दिया हुआ है, वो यहाँ पे पुट कर सॉल्व करें, आंसर 2 आ रहा है। तो क्या करेंगे, जो एम्पिरिकल फार्मूला अभी मालूम किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला में मूव कर जाएँ। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको कोई टेंशन नहीं बनेगी, यही सीक्वेंस है, यही मेथड है, परफॉर्म करें कैलकुलेशंस, इसका आंसर निकालें, कमेंट्स में बताएं, और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 थी जिसमें हमने मालूम किया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के 2 ही स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बाद, ठीक है ना, उनको यूज़ किया, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर लिया। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी बुक में 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 16 और 17, क्वेश्चन नंबर 16 में बात की गई है इथाइलिन ग्लाइकोल की, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास डाटा दिया हुआ है परसेंटेज, और उसके बाद आपको दिया हुआ है उन्होंने मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और पूछा क्या गया है एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे थोड़ा सा ये चक्कर दिया गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो दिया हुआ है ना, उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा होता तो देन हम उसे यूज़ करते, ठीक है। परसेंटेज दी हुई है, तो परसेंटेज हमारे पास है, ग्राम एटम्स मालूम करेंगे, मोल्स, देन एटॉमिक रेशो, देन हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 28 है आपकी बुक का, और इसमें था क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 16। इसमें बात की गई इथाइलिन ग्लाइकोल की। इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स भी आपको बता देता हूँ कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इथाइलिन है, देखिए ना, अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन या इथाइलिन हम नाम देते हैं। ये सिंगल बॉन्ड ये बेशक फिर भी हम इसको इथाइलिन कहेंगे, और वैलेंसी पूरी करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली लगा होता है OH, यहाँ पे लगा होता है OH। अगर दोनों साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर OH आ जाएगा ना, तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं ग्लाइकोल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ग्लाइकोल है। ये गाड़ियों के रेडिएटर्स वगैरह में एज आ एंटी फ्रीज यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा सर्द इलाकों में जब टेम्परेचर 0 डिग्री या इससे भी बिलो फॉल कर जाता है, तो क्या होता है, गाड़ियों के रेडिएटर्स में वाटर जो है वो फ्रीज़ होने लगता है। फ्रीज़ होने के बाद वाटर 9% एक्सपेंशन शो करता है। क्यों शो करता है, ये भी हम चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। तो जब एक्सपेंशन शो करता है तो गाड़ियों की जो वाटर बॉडीज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उसमें पाइप्स वगैरह जो हैं वो फट जाते हैं, तो मसाइल बनते हैं। इस वजह से उस वाटर में क्या किया जाता है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल हम ऐड कर देते हैं। ये एज आ एंटी फ्रीज़ है। जिस पानी में इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से बिलो ड्रॉप कर जाता है बहुत ज़्यादा, तो 0 से बिलो टेम्परेचर पे भी फिर वो वाटर फ्रीज़ नहीं होता, मसाइल नहीं बनते, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी कंपाउंड की बात की गई है, सेरोटोनिन। ये हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस को कैरी करता है, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। बाकी अभी तक तो हमने जितने भी पढ़े हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही थे, इसमें साथ नाइट्रोजन भी है। तो इसका सेरोटोनिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुँचना है। क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज सब की हम लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब की परसेंटेज, एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे ये मैंने बोर्ड पे सॉल्व करके आपको दिखाया, इसी फॉर्मेट में आप सबकी परसेंटेज लिख देंगे गिवन डाटा,
और उसके नीचे आप लिखेंगे जी ग्राम एटम्स मालूम करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी के ग्राम एटम्स मालूम करेंगे। फिर एटॉमिक रेशो के लिए एग्जांपल नंबर 5 वाले फॉर्मेट में आप ऊपर लिखेंगे कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन रेशो, नाइट्रोजन। लिखने के बाद चारों के नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके साथ सबको डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगी एटॉमिक रेशो। ठीक है, तो इस डिवाइड करने पे आपके पास अगर आंसर आता है ना 1.97, उसको 2 लिख सकते हैं। 1.89 भी आता है, उसको भी आप 2 लिख सकते हैं, यानी राउंड ऑफ कर देना। लेकिन अगर 1.66 आ रहा है या 1.5 आ रहा है तो देन उसको फिर राउंड ऑफ नहीं करते। ठीक है ना, उसको फिर स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करके आप उसका होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, सारे आपके पास चेंज हो जाते हैं एटॉमिक रेशो की वैल्यूज इसमें। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्जांपल नंबर 2 में आपको ऐसा करना पड़ेगा होल नंबर हासिल करने के लिए। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं उसमें आपके पास डायरेक्ट एटॉमिक रेशो आएगी ही होल नंबर में। ठीक है, तो ये सेरोटोनिन के केस में आपके पास एटॉमिक रेशो आ जाएगी, एम्पिरिकल फार्मूला आएगा, उससे आप क्या निकाल लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मैस, और देन मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस 176 दिया हुआ है वो इधर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, n आएगा आपके पास। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें जब आप सॉल्व करेंगे ना, एम्पिरिकल फार्मूला जो आप निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला जो आपके पास आएगा उसका जो मैथ होगा वो भी 176 ही होगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ जो उन्होंने दिया हुआ है वो भी 176 है, जो इधर पुट करना है। तो आपने रुकना नहीं, इसका एक्चुअली एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आपने सॉल्व करना है इसको आगे भी। अब लिखना है n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैथ। तो क्या करना है जी, यहाँ पे 176, यहाँ पे भी 176 पुट करेंगे, 1 आएगा। देन आप एम्पिरिकल फार्मूला को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप लिख सकते हैं नीचे इट हैज़ सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो सॉल्व एंड तक करना है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका काम है जो आपने करना है, ये आप एग्जांपल सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, और इसके साथ ही आपके फर्स्ट चैप्टर के एक टाइप के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कवर हो गए। यानी किसी भी तरह से आपको एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए बुक से हट के भी तो आप सॉल्व कर सकें, सीक्वेंस को माइंड में रखें, बस इतना ही काम है। ठीक है, अब इसमें हमारा थोड़ा सा कंबशन एनालिसिस वाला टॉपिक रह गया है, तो उस पर जो है 4-5 मिनट की एक शॉर्ट सी वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें हम उसको कंसेप्चुअली थोड़ा क्लियर कर लेंगे। वैसे तो आप उसके बारे में जान चुके हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्टिकल और मोल कैलकुलेशंस की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट। अस्सलाम।